गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए। कंप्लीट देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इसको अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए, ठीक है। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने इंजाइम के पहले बायोमोलिक्यूल में जितना दिया है वो सब कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आज इंजाइम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंजाइम। पहला सवाल एनसीईआरटी में लिखा है कि ऑलमोस्ट लगभग लगभग जितने ऑलमोस्ट ऑल इंजाइम लगभग लगभग जितने हैं वो सब के सब किसके बने होते हैं? तो हम कहेंगे प्रोटीन। लेकिन यहां देखिए ऑलमोस्ट लिखा है, ऑल नहीं लिखा है। क्यों? एक्सेप्शन है यहां पर। एक्सेप्शन ये है कि राइबोजाइम भी इंजाइम हैं, लेकिन नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन। पहला सवाल तो ये है कि प्रोटीन के नहीं बने होते हैं, इसी नाते राइबोजाइम को कहा जाता है नॉन प्रोटीनेशियस इंजाइम। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब सवाल है कि अगर ये प्रोटीन के नहीं बने होते हैं तो फिर बने किसके होते हैं? तो दूसरा सवाल है कि ये बने होते हैं मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जैसे ही आप बोलोगे न्यूक्लिक एसिड के बने हैं, वैसे पूछेगा कौन सा न्यूक्लिक एसिड, तो आप तुरंत कहेंगे कि किसके बने होते हैं? आरएनए। और जैसे कहोगे आरएनए, वैसे पूछेगा कौन सा आरएनए, तो हम कहेंगे राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोमल आरएनए में भी कौन सा आरएनए, तो हम कहेंगे 23S राइबोसोमल आरएनए। ये जो 23S राइबोसोमल आरएनए है, ये इंजाइम की तरीके से काम करता है। ये इंजाइम की तरीके से काम करता है किसमें? तो याद रखेंगे बैक्टीरिया में, ठीक है। तो सिर्फ इसी के नाते ये ऑलमोस्ट लगा है। अगर राइबोजाइम ना होते तो सभी के सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। इसका मतलब लगभग लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। केवल राइबोजाइम को छोड़ दीजिए, राइबोजाइम वो एंजाइम है जो प्रोटीन का नहीं बना होता है। अब अगर प्रोटीन का नहीं बना होगा तो फिर बना किसका होगा? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम है, जो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, आरएनए का बना होता है, या राइबोसोमल आरएनए का बना होता है, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं कि एंजाइम प्रोटीन के हैं। अगर हम ये मान लें कि एंजाइम प्रोटीन के हैं, एक्सेप्शन को छोड़ के, तो प्रोटीन की तो बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर होगा। तो वैसे तो कोई भी स्ट्रक्चर एंजाइम बना सकती है, लेकिन ज्यादातर केस में ये टर्सरी प्रोटीन होती है। और अगर ये टर्सरी प्रोटीन है तो इसका मतलब ये है कि इसमें 3D फोल्डिंग है या 3D स्ट्रक्चर है। और जब 3D फोल्डिंग या 3D स्ट्रक्चर होगा तो ऐसे ऐसे फोल्डिंग होगी। और ऐसे फोल्डिंग में होना क्या है कि इसमें
एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा या क्रीवाइसेज बनेंगे। मान लेते हैं क्रीवाइसेज या पॉकेट है, इसी क्रीवाइसेज या पॉकेट को कहते हैं एक्टिव साइट, और यही वो जगह है जहां बाइंड करता है क्या, सबस्ट्रेट विद एंजाइम। तो काम की बात ये है कि सबस्ट्रेट एंजाइम से कहाँ बाइंड करता है, तो हम कहेंगे एक्टिव साइट पर बाइंड करता है। एक्टिव साइट क्या है, तो कहोगे क्रीवाइसेज या पॉकेट हैं जो कि बनती हैं टर्सरी प्रोटीन में फोल्डिंग से। ठीक है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ऐसा कोई भी एंजाइम जिसमें एक्टिव साइट होगी, वही एंजाइम क्या करेगा, कैटालाइज करेगा किसी न किसी रिएक्शन को वेरी फास्ट रेट। कोई भी एंजाइम किसी रिएक्शन को वेरी फास्ट रेट से कैटालाइज करेगा, कब, जब उसमें क्या पाया जाएगा, एक्टिव साइट पाया जाएगा। आगे देखते क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि देखिए होते हैं इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट और एक होते हैं एंजाइमेटिक कैटालिस्ट। जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं और जो एंजाइमेटिक कैटालिस्ट होते हैं, इनके काम करने में अंतर होता क्या। जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं ये वर्क कर सकते हैं किस पर, किसी भी हाई टेम्परेचर पर और किस पर, प्रेशर पर। लेकिन जो एंजाइमेटिक कैटालिस्ट होते हैं वो काम नहीं करेंगे, नॉट वर्क एट हाई टेम्परेचर, जैसे जैसे एबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों, एंजाइम डैमेज हो जाते हैं। ये काम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एंजाइम डैमेज हो जाते हैं एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन ये है कि दुनिया में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो सरवाइव करते हैं हाई टेम्परेचर पर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सरवाइव कर लेते हैं कहाँ, हाई टेम्परेचर। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हॉट वेंट्स पर और सल्फर स्प्रिंग्स, यहाँ टेम्परेचर हाई होता है और कितना हाई होता है, तो लगभग 80 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कमाल की बात यह है कि यदि ये ऑर्गेनिज्म इस हाई टेम्परेचर पर सरवाइव कर रहे हैं तो इन ऑर्गेनिज्म के जो एंजाइम हैं, इन ऑर्गेनिज्म के जो एंजाइम हैं वो काम करेंगे एट हाई टेम्परेचर। ऐसा कोई भी एंजाइम जो हाई टेम्परेचर पर काम करता है उस एंजाइम को कहते हैं थर्मो स्टेबल एंजाइम। क्यों, क्योंकि ये थर्मल स्टेबिलिटी शो करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी। ऐसे एंजाइम में थर्मल स्टेबिलिटी होती है, और थर्मल स्टेबिलिटी होने का मतलब है कि हाई टेम्परेचर पर खराब नहीं होंगे, इसी मतलब हाई टेम्परेचर पर काम करेंगे, इसी नाते ये ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाते हैं हाई टेम्परेचर पर। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पर सरवाइव कर जाएगा, इसको कहते हैं थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिख दी है कि इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट और एंजाइमेटिक कैटालिस्ट में दो अंतर होते हैं। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर काम कर लेंगे, जबकि एंजाइमेटिक कैटालिस्ट किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पर काम नहीं करेंगे। जैसे हम हाई टेम्परेचर पर जाएंगे एंजाइम डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हाई टेम्परेचर पर सरवाइव कर लेते हैं, जैसे हॉट वेंट्स में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, या सल्फर स्प्रिंग में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर 80 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर सरवाइव कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें जो एंजाइम पाया जाएगा वो हाई टेम्परेचर पर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये थर्मो स्टेबल एंजाइम होते हैं, इसमें थर्मल स्टेबिलिटी होती है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इतनी सी बात को हम लोग पहले एनसीईआरटी से देख लेते हैं, फिर अगली हेडिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जब इसी बात को हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी में हेडिंग ये एंजाइम दी हुई है, और इसमें लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट लगभग सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ऐसे एंजाइम को कहते क्या हो, राइबोजाइम। अगर हम एंजाइम को एक लाइन डायग्राम की तरीके से, लाइन डायग्राम क्यों कहेंगे, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर तो लाइन होती है। एक एंजाइम में जो प्रोटीन पाई जाएगी वो हो सकती है प्राइमरी स्ट्रक्चर की हो सकता है कि वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, और हो सकता वो टर्सरी स्ट्रक्चर की हो। लेकिन अगर हम टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो उसमें बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन है वो फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड होकर के क्या बनाती है, फोल्ड हो जाती है अपने ही ऊपर क्रिस क्रॉस पैटर्न में, और बहुत सारी क्रीवाइसेज या बहुत सारे क्या बनते हैं, पॉकेट। ऐसे ही किसी एक पॉकेट को कहते क्या है, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट एंजाइम की वो जगह है जहां सबस्ट्रेट क्या होता, फिट। ऐसा कोई भी एंजाइम जिसमें एक्टिव साइट हो वही कैटालाइज करेगा रिएक्शन को, क्या, हाई रेट से। एंजाइम कैटालिस्ट बिल्कुल अलग होते हैं किससे, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से। कैसे? एक अंतर यह है कि जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट है वो अच्छे से काम कर लेगा, कहाँ, हाई टेम्परेचर पर या हाई प्रेशर पर, जबकि एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और एंजाइम डैमेज हो जाएंगे, कहाँ, हाई टेम्परेचर पर, वो भी कितना, केवल 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अगर एंजाइम को आइसोलेट किया जाए किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से जो सामान्यतया कहाँ रहते हैं, हाई टेम्परेचर पर, जैसे हॉट वेंट्स में रहते हैं, या कहाँ रहते हैं, सल्फर स्प्रिंग्स में रहते हैं। ऐसे एंजाइम कैसे होते हैं, स्टेबल, और रिटेन करते हैं क्या, अपनी कैटालिटिक पावर कितने पर, हाई टेम्परेचर पर, कितना, 80 टू 90। क्यों? थर्मल स्टेबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एंजाइम। ऐसे एंजाइम में क्या पाई जाती है, थर्मल स्टेबिलिटी पाई जाती है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो पहले अलग से इसको समझ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से अंडरलाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, हेडिंग पड़ी है केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में क्या लिखा तो जरा देखो। तो कोई भी जो केमिकल होता है उसमें दो चेंज होते हैं,
एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। मतलब समझ लो, ऐसा कोई भी चेंज जो विदाउट बॉन्ड ब्रेक डाउन या फॉर्मेशन, बिना ब्रेकडाउन या फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के चेंज हो जाए, वो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल इसका ये दिया हुआ है कि जैसे आइस है, तो आइस को मेल्ट करके आप क्या बना लीजिए, वाटर, और वाटर से क्या बना लीजिए, वेपर। तो आइस से वाटर या वाटर से वेपर बनना क्या है, ये फिजिकल चेंज है। इसमें कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन या बॉन्ड का ब्रेकडाउन नहीं होता है। लेकिन केमिकल की बात करेंगे तो यहां होता है विद बॉन्ड ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन भी होगा और फॉर्मेशन भी होगा। जैसे केमिकल रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं, इनऑर्गेनिक रिएक्शन, और इसका एग्जाम्पल एक दिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड को H2SO4 से रिएक्शन किया तो बेरियम सल्फेट बन गया। ये एक प्रकार का क्या है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन। लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शन भी होते हैं, और अगर हम ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करें तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है हाइड्रोलिसिस करना है किसकी, स्टार्च इनटू ग्लूकोज। स्टार्च की ग्लूकोज में जो हाइड्रोलिसिस है वो किस में आती है, ऑर्गेनिक रिएक्शन। चाहे फिजिकल चेंज हो, चाहे केमिकल चेंज हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, किसी भी रिएक्शन में देखो क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में सिर्फ एक घटना होती है, क्या, कि कोई ना कोई सबस्ट्रेट किसी न किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और यही क्या है, ये रिएक्शन है। जब कभी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का कोई ना कोई रेट होता है। अब रेट क्या होता है, तो रेट को इंडिकेट करते हैं dP अपान dt, इससे करते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए क्या है, ये है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, जब कभी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए कोई ना कोई रेट होता है। रेट क्या है, प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम होता है। अब सवाल है कि जो रिएक्शन का रेट है, रिएक्शन का जो रेट है वो किस पर डिपेंड करता है, तो कहोगे डिपेंड अपॉन दो चीजों पर। एक तो इस पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है, और दूसरा पर डिपेंड करता है कि एंजाइम प्रेजेंट है या एब्सेंट है। किसी भी रिएक्शन का रेट इस बात पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है उस पर्टिकुलर रिएक्शन पे या सराउंडिंग में, और एंजाइम है कि नहीं है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर की इफेक्ट के लिए
टेम्परेचर के इफेक्ट को जानने के लिए जनरल थंब रूल होता है, और जो थंब रूल है वो ये कहता है कि यदि टेम्परेचर चेंज किया जाए, कितना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या किया जाए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दो असर होंगे, या तो रेट इंक्रीज होगा और या तो रेट डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो फिर डबल हो जाएगा, और डिक्रीज होगा तो हाफ हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज होने पर या तो रेट डबल हो जाएगा या तो रेट हाफ हो जाएगा। ये कौन कह रहा है, जनरल थंब रूल कह रहा है। आते हैं इफेक्ट ऑफ एंजाइम। एंजाइम प्रेजेंट है या एंजाइम एब्सेंट है, दो ही विकल्प हैं। अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो रेट वेरी फास्ट होगा, और एंजाइम एब्सेंट है तो रेट वेरी स्लो होगा। कोई भी रिएक्शन जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है तो उसको कहते हैं कैटालाइज्ड रिएक्शन, और अगर एंजाइम एब्सेंट होता है तो कहते हैं अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। तो सवाल ये है कि ये कैटालाइज्ड है कि अनकैटालाइज्ड है। कैटालाइज्ड रिएक्शन अगर है तो हम कहेंगे रेट बहुत फास्ट होगा, और अगर अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है तो रेट क्या होगा, बहुत स्लो होगा। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अब उस एग्जाम्पल को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल दिया है। तो एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि एक रिएक्शन है जिसमें CO2 वाटर से रिएक्शन करती है और बनता है H2CO3, और H2CO3 टूट जाता है तो फिर से CO2 और वाटर बनता है। मान लेते हैं कि ये विदाउट एंजाइम हो। अगर ये रिएक्शन विदाउट एंजाइम होगी तो H2CO3 कितने बनेंगे, 200 मॉलिक्यूल पर आवर। लेकिन अगर यही रिएक्शन विद एंजाइम होगी तो विद एंजाइम होने पर H2CO3 कितने बनेंगे, तो लगभग 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। ये पर सेकेंड है, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड है, तो हावर में कितना होगा। इसका मतलब है कि जो एंजाइम है वो इंक्रीज कर देगा रेट को कितने गुना, तो कहेंगे 10 मिलियन टाइम। अब सवाल है ये एंजाइम कौन सा है, तो ये एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कहाँ पाया जाता है, तो कहोगे साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, और सेल स्पेशली कौन सी है ये, तो आंसर देंगे क्या, आरबीसी है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के एग्जाम्पल से बात समझा दी गई है कि अगर अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है तो वो बहुत स्लो होगा, और अगर कैटालाइज्ड है तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। ठीक है, एक बात और दी है कि किसी पर्टिकुलर लिविंग
मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत बार मल्टी स्टेप रिएक्शन होती हैं। और जब मल्टी स्टेप रिएक्शन होंगे तो मेनी एंजाइम भी लगेंगे और मल्टी स्टेप रिएक्शन को कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे। किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे से मान लेते हैं कि ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी, तो यहाँ एंजाइम अलग लगेगा, यहाँ एंजाइम अलग लगेगा, यहाँ एंजाइम अलग। इसका एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है क्या, कि जैसे ग्लाइकोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड कन्वर्ट करने में यहाँ कितने स्टेप होते हैं? तो हम जानते हैं यहाँ कितने स्टेप होते हैं, 10 स्टेप होते हैं और सबके अलग अलग क्या होते हैं? एंजाइम। लेकिन एक बात और समझाई गई है कि अगर इसी में 1-2 स्टेप और बढ़ा दिए जाएं या 1-2 एंजाइम और बढ़ा दिए जाएं तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। जैसे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कब होता है? तो नॉर्मल एरोबिक एरोबिक कंडीशन में ऐसा होता है। लेकिन कभी कभार होता क्या है कि इसी ग्लूकोज से बन जाता है लैक्टिक एसिड। किसमें बनता है? तो हम कहेंगे ये घटना मसल में होती है। कब? जब आए और इसी ग्लूकोज से बन जाता है इथाइल अल्कोहल। किसमें बनता है? तो फर्मेंटेशन। और कौन करता है? ईस्ट। अब देखिए काम की बात, सबस्ट्रेट एक ही है ग्लूकोज। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना लीजिए, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बना लीजिए, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बना लीजिए। क्या चेंज करके? ये 10 एंजाइम लगाओगे तो ये बनेगा। अगर लैक्टिक एसिड वाला एंजाइम लगा दिए और एनारोबिक कंडीशन हो गए तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा। इथाइल अल्कोहल वाला एंजाइम लगा दिए, लिस्ट में है, तो फर्मेंटेशन हो गया। तो देखिए एक ही सबस्ट्रेट से अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं। क्या चेंज करके? 1-2 स्टेप ऑफ रिएक्शन चेंज करके या 1-2 एंजाइम चेंज करके। अब इसी बात को हम लोग एनसीईआरटी से देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी में हम लोग ये हेडिंग अब डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे एनसीईआरटी में इसको लिखा हुआ है। तो देखो ऐसे लिखा हुआ है कि जो केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में यहाँ लिखा है कि अगर एंजाइम को समझना चाहते हो तो पहले केमिकल रिएक्शन को समझो। जो भी केमिकल कंपाउंड होते हैं उसमें 2 चेंज होते। एक का नाम फिजिकल चेंज होता है, जिसमें चेंज हो जाएगा शेप में, लेकिन क्या है? विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। इसको फिजिकल प्रोसेस भी कहते हैं। जैसे आइस से वाटर बन जाए या वाटर से वेपर बन जाए, ये फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन जब कभी बॉन्ड टूट जाएं और नए बॉन्ड बन जाएं तो हम इसको कहते क्या हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे ये रिएक्शन दी है, लिखा है, ये एक प्रकार की क्या है? इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। लेकिन अगर हम हाइड्रोलिसिस करें स्टार्च के किसमें? ग्लूकोज में, तो ये क्या है? एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। रेट की अगर हम बात करें, रेट ऑफ चाहे फिजिकल रिएक्शन हो चाहे क्या हो,
केमिकल प्रोसेस हो, इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, और इसको कैसे कहते हैं, डीपी अपॉन dt। रेट को हम कह सकते हैं वेलोसिटी अगर डायरेक्शन स्पेसिफिक हो। रेट चाहे फिजिकल की हो चाहे क्या हो, केमिकल की हो, ये दो चीज़ों से मेनली प्रभावित होती है, एक तो टेम्परेचर से और कुछ अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में वही एंजाइम है या एंजाइम नहीं है। जनरल रूल है किसका, थंब का, क्या कहते हैं कि रेट या तो क्या हो जाएगी डबल या घट के क्या हो जाएगा हाफ, अगर हम चेंज करेंगे कितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जो कैटालाइज्ड रिएक्शन होती हैं वो बहुत फास्ट हायर रेट से होती है, किसकी तुलना में, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। जब एंजाइम किसी रिएक्शन को कैटालाइज्ड करता है तो रेट क्या होता है, वेरी हायर होता है, किसकी तुलना में, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। एग्जाम्पल दिया है, वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ेंगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। अगर ये रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम कराया जाए तो लगभग 200 मॉलिक्यूल बनेंगे H2CO3 की, वो भी 1 घंटे में। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन क्या करा दें, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में करा दें, जो कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, तो देखेंगे रिएक्शन की स्पीड ड्रामेटिकली क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, और लगभग 6 लाख मॉलिक्यूल वो भी कितनी देर में बनेंगे, पर सेकेंड। इसका मतलब है कि एंजाइम ने एक्सीलरेट कर दिया है रिएक्शन के रेट को कितने गुना, तो आंसर देंगे 10 मिलियन टाइम। इसका मतलब पावर ऑफ एंजाइम बहुत ज़्यादा है। एक और ख़ास बात है, हजारों टाइप के एंजाइम कैटालाइज करते हैं किसी न किसी केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शन को, ठीक है। हजारों टाइप की एंजाइम के द्वारा कैटालाइज्ड रिएक्शन होती हैं। जैसे जब कभी कोई मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होती है, हो सकता वो सेम एंजाइम से हो या डिफरेंट एंजाइम से हो, तो उसको कहते क्या हैं, उसको मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। जैसे ग्लूकोज से क्या बना, 2 पायरुविक एसिड बना। इस मेटाबॉलिक पाथवे को हम लोग डिटेल में किस चैप्टर में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, और इसमें कितने 10 डिफरेंट एंजाइम लगते हैं। एक काम की बात यहाँ लिखी है, कह रहा है कि इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में या इस मेटाबॉलिक पाथवे में 1 या 2 अगर एडिशनल रिएक्शन करा दी जाए तो जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हमारे स्केलेटल मसल में अगर एनाएरोबिक कंडीशन है तो क्या बन जाएगा, इसी से लैक्टिक एसिड बन जाएगा। और लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन है तो फिर क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। इसी ग्लूकोज से ईस्ट में अगर फर्मेंटेशन होगा तो सेम पाथवे से क्या बन जाएगा, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। इसका मतलब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल हैं। ठीक है, एंजाइम का हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब एक लेक्चर का एंजाइम और बचा है, जिसमें हम आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम और को फैक्टर। ठीक है बच्चों, बाय बाय।